Hello class, welcome you all in my this video lecture. In this video lecture, we are going to cover very important topic of our chapter number 4, that is business services. And before this lecture, we have studied about banking and its types, its functions. So now moving forward, we are again moving forward with one more type of business service, and this is a very important, or you can say that it act as an, you can say that, invisible force which motivates the business person to do the business. Okay, so talking about, you can say that insurance is, it is the policy which is helpful in mitigation of loss arises due to uncertainties. So first of all, you should know that what is an insurance. Okay, so insurance is all about, you can say that insurance is the policy which is helpful, which helps the business person in mitigation of loss. what is the meaning of mitigation? here mitigation means minimizing. ठीक है, जब हम लॉस को मिनिमाइज करने के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी किसी भी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी किसी पॉलिसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, और अकाउंट ऑफ मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स। अब बात करते हैं कि अकाउंट ऑफ मेकिंग स्मॉल पेमेंट। तो जब हम अकाउंट ऑफ मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स करते हैं तो हम जो ये पॉलिसी लेते हैं, कौन सी पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए हम जो है स्मॉल पीरियोडिक चार्ज भी पे करते हैं, और उस पीरियोडिक स्मॉल चार्ज को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीमियम। तो बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट करके जब हम ह्यूज अमाउंट को क्या कहते हैं, सिक्योर करते हैं, तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं इंश्योरेंस। सो हियर यू कैन फाइंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। दैट व्हाट इज एन इंश्योरेंस? द पॉलिसी विच इज हेल्पफुल इन मिटिगेशन और यू कैन से दैट मिनिमाइजेशन। ठीक है, मिनिमाइजिंग ऑफ लॉस अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। मतलब कब आगे क्या हो जाए हमको कुछ पता नहीं है, तो इससे बचने के लिए हम जो पॉलिसी लेते हैं कि अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कवर अप कर लिया जाएगा। तो इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको स्मॉल पेमेंट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस का, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे हम आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। मतलब कि जो इंश्योरेंस है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, मतलब उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इंश्योरेंस आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो भी आपके बुक में लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया था उसमें जो उसका एक कोर है, हम यूँ कहें कि उसका जो पूरा जो चोर है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, और वो है मिटिगेट ह्यूज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट एज प्रीमियम। मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि आप जो है स्मॉल प्रीमियम देके, स्मॉल अमाउंट का पेमेंट करके, मतलब प्रीमियम का पेमेंट करके आप ह्यूज अमाउंट को क्या करते हो, मतलब ह्यूज अमाउंट के लॉस को जो है आप सिक्योर कर लेते हो, आप मिनिमाइज कर लेते हो। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस समझिए कि ये इंश्योरेंस कंपनियां वर्क कैसे करती हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से, हम यूँ बात करें कि 100 पीपल से, ठीक है, 100 पीपल से वो क्या करती है, 100 पीपल से वो कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम कलेक्ट करेगी। जैसे 100 पीपल से इसने प्रीमियम कलेक्ट किया 1000 रुपीज़। ठीक है, तो 100 पीपल से इसने 1000 रुपीज़ कलेक्ट किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा इफ यू पे रुपीज़ 1000 एज प्रीमियम, सो वी अश्योर यू पॉलिसी ऑफ 50,000। ठीक है, मतलब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि अगर आप मुझे 1000 रुपये प्रीमियम दे रहे हो तो मैं आपको जो है 50,000 रुपये तक का कवरेज जो है ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, 100 पीपल ने 1000 रुपीज़ दे दिया, तो 100 पीपल ने मिलकर जब 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया तो कंपनी के पास कितना रुपीज़ आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गया। कंपनी के पास कितने रुपीज़ आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गया। अब देखिए, अब सभी के सभी मतलब 100 के 100 लोग को एक टाइम पे तो लॉस होगा नहीं, किसी एक को ही लॉस होगा। अब यहाँ पर समझिए कि प्रिंसिपल वर्क कैसे कर रहा है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी वर्क कैसे कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि 100 लोगों से 1000 रुपये इकट्ठा कर लिए, ये बोल के कि अगर आपको जो है 50,000 तक का लॉस होगा तो कंपनी आपको क्या करेगी, वो 50,000 तक के लॉस को कवर करेगी, कवर करने में हेल्प करेगी, मतलब आपके लॉस को मिनिमाइज करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी ने 100 लोगों से 1000 रुपये कलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे कंपनी के पास कितना रुपये होगा, कंपनी के पास होगा 1 लाख रुपये। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या 100 में से 100 लोगों को जरूरत पड़ेगी, नहीं, हार्डली किसी एक का लॉस होगा, तो कंपनी इजीली उसको 50,000 जो है कंपनसेट कर लेगी इस अमाउंट से। इस 1 लाख रुपीज़ में से कंपनी इजीली जो है 50,000 पेमेंट कर लेगी। तो बेसिकली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है तो वो इसी पे वर्क करता है कि ग्रुप ऑफ पीपल से, मतलब क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल से स्मॉल
अमाउंट का प्रीमियम कलेक्ट करती है, उसका एक कोलाज बनाती है, मतलब उसका एक कलेक्शन करती है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 100 रुपीज़ प्रीमियम था और 100 पीपल ने 1000 रुपीज़ प्रीमियम दिया, तो कंपनी के पास टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया, 1 लाख रुपीज़ कलेक्ट हो गया। तो इस 1 लाख में से जितना लोगों को लॉस होगा तो मतलब कंपनी उतना कंपनसेट कर देगी, और जितना पैसा बच गया तो वो कंपनी का पूरा क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पे लॉस अराइज कितने का हुआ था, 50,000 का लॉस अराइज हुआ था और 1 लाख कंपनी के पास कैपिटल आ गया था। तो कंपनी ने 50,000 का पेमेंट कर दिया और रेस्ट 50,000 जो थे वो कंपनी के क्या हो गया, वो कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इसी पे जो है कंपनी आपका वर्क करती है। यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि सभी लोगों से मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से स्मॉल अमाउंट का प्रीमियम कलेक्ट करो और उसका एक कोलाज बना लो, मतलब उसको जो है पूरा कलेक्ट कर लो। जब वो बड़ा अमाउंट बन ही जाएगा, जाहिर सी बात है कि बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तो उस बड़े अमाउंट में से जिसका लॉस होता है, जिस भी इंडिविजुअल का लॉस होगा उसके लॉस को कंपनसेट कर दो। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है कि लोगों का ही पैसा कलेक्ट करके किसी एक के लॉस को मिटिगेट करती हैं, मतलब मिनिमाइज करती हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस पे। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको इस एग्जांपल से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस पे। तो फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस में समझिए, पहला क्या है, प्रोवाइड सर्टेनिटी। प्रोवाइड सर्टेनिटी मतलब कि ये अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी टाइप का लॉस होगा, प्रोवाइड सर्टेनिटी में समझिए कि ये इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस आपको ये अश्योर करता है कि इन केस अगर आपको फ्यूचर में किसी टाइप का कोई भी लॉस हुआ तो हम वहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो है अपने बिजनेस को फ्री माइंड से करिए, आप लॉस की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि इन केस ऑफ लॉस ऑकर्स, इन केस व्हेन लॉस ऑकर्स, मतलब कि अगर लॉस ऑकर करता है, मतलब अगर कभी आपकी कंपनी में लॉस ऑकर करता है तो क्या होगा, लॉस ऑफर करता है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है कि आपके लॉस को क्या करेगी, कवर अप कर देगी, आपको आपके लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगी। कि देखिए कंपनी अब ऐसा नहीं है कि आग लगी है तो कंपनी आग बुझाने आ जाएगी। ठीक है, कंपनी आग बुझाने नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका जो भी लॉस होता है तो उसके लॉस के अगेंस्ट में जो भी आपका लॉस हुआ है उसके लॉस मतलब वो पूरा आप लॉस बियर न करो, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगी। फिर आपका आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग क्या होता है कि कंपनी एक ऐसा मेजर रोल प्ले करती है कि जो भी आपका लॉस हुआ है। अब समझिए, अभी तक हम प्रोटेक्शन में क्या बात कर रहे थे, हम प्रोटेक्शन में बात कर रहे थे कि अगर किसी बिजनेस पर्सन को लॉस होगा तो बिजनेस पर्सन को क्या होगा कि कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी उस लॉस के अगेंस्ट में। ठीक है, कि आपको लॉस अगर होता भी है तो कंपनी आपके साथ खड़ी है, आपको लॉस होने नहीं देगी। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे नहीं होने देगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग मतलब क्या करेगी, कंपनी जो है रिस्क को शेयर कर लेगी। मतलब कि अगर आपको जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, जो भी लॉस हुआ है तो उस लॉस का कुछ पेमेंट जो है कंपनी आपको कर देती है, कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है। बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं क्या है, कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, कंपनसेट कर देती है आपको। तो कंपनसेट अगर कंपनी कर देती है तो कंपनसेट आपको किस टर्म में करती है, कंपनसेट आपको करती है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, कंपनसेट इन मॉनेटरी टर्म्स, कंपनसेट इन मॉनेटरी टर्म्स में समझिए, आप जैसे आप समझिए कि अगर किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो कंपनी ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब उस डेथ हुए पर्सन को वापस जिंदा कर देगी, जिंदा नहीं करेगी, लेकिन बेसिकली आप मतलब उसकी फैमिली को जो है कंपनसेट कर देगी, किसमें, मनी के टर्म्स में। ठीक है, आपने LIC का ऐड सुना ही होगा, जो उसका स्लोगन है LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बेसिकली ये जो LIC के एजेंट्स होते हैं ना, ये जिंदा रहने से ज़्यादा मरने के फायदे बताते हैं। तो बेसिकली ऐसा ये कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि रिस्क शेयरिंग में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है तो वो क्या करती है, वो कंपनसेट करती है मॉनेटरी टर्म्स, मतलब वो फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर देती है, फिनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो इससे क्या होता है, रिस्क शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो अगर उसने 1 करोड़ रुपीज़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी फैमिली को उसके डेथ होने के बाद जो है 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एज अ फिनेंशियल असिस्टेंस और फिनेंशियल एड। ठीक है, फिर आप देखिए, फिर आपका क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। आप देखिए कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे वर्क कैसे करता है कि जैसे बहुत सारे लोग मतलब जितने भी पर्सन हैं उन सभी लोगों से छोटा छोटा अमाउंट एज अ प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट कर लिया। तो प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद कंपनी क्या करती है, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या बन जाएगा, एक कैपिटल बन जाएगा। जैसे कि मैंने बात करी थी कि 100 रुपीज़ से कंपनी मतलब 100 पीपल से कंपनी ने कितना रुपीज़ ले लिया था, 1000 रुपीज़ लिया था, तो कंपनी के पास कितने रुपीज़ हो गए थे, 1 लाख रुपीज़ हो गए थे। कंपनी के पास कितने रुपीज़ हो गए थे, 1 लाख रुपीज़
हो गए थे, तो यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज़ कंपनी क्या करेगी, इस 1 लाख रुपीज़ को कंपनी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी कि जहाँ से उसको प्रॉफिट हो। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, जो स्मॉल प्रीमियम्स कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देती है कि जहाँ से कंपनी जो है प्रॉफिट रिगेन कर पाए। ठीक है, तो आई होप सो दैट अभी तक आपको फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं और अब हम बात करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में अभी तक हमने जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल देख लिया था, इसकी 7 और प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या है कि देखिए जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, आप ऐसे समझिए कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो यहाँ पे आपके जो पार्टिसिपेंट होंगे, एक इंश्योरर होगा और एक आपका इंश्योर्ड होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके 2 पार्टिसिपेंट हैं तो एक क्या है, इंश्योरर है जो कि कौन होगा, कंपनी होगी, और एक कौन है, इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड में आपका कस्टमर होगा। ठीक है, तो इंश्योर्ड कौन है, मतलब इंश्योरर कौन है, कंपनी है, और इंश्योर्ड कौन है, आपका कस्टमर है। ठीक है, तो चाहे इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो, दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, दोनों को किसी भी तरीके का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हिडन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, किसी तरीके का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हिडन रखने का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हाइड करके नहीं रखनी चाहिए, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, दोनों जो है गुड फेथ में किसी एक एग्रीमेंट में आए। ठीक है, अब जैसे समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि किसी एक कस्टमर ने, ठीक है, किसी एक कस्टमर ने क्या किया, जैसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर ने क्या किया है, इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, और मतलब उसने अपने ऐसे गोडाउन में, आप पहले सिचुएशन समझिएगा। ठीक है, ये केस स्टडी भी आप मतलब इस तरीके के एग्जाम्पल से आपका केस स्टडी भी सॉल्व हो सकता है। समझिए, जैसे एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो टॉय मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया है, उसने फायर इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, और उसने फायर इंश्योरेंस उस गोडाउन का ले रखा है कि जिसमें नंबर ऑफ टाइम जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है। ठीक है, और उसको नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नोटिस भी मिल चुकी है कि आपकी वायरिंग ख़राब है, आप अपनी वायरिंग चेंज कराओ। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर, जो टॉय मैन्युफैक्चरर है, उसने टॉय मैन्युफैक्चरर, समझिएगा, टॉय मैन्युफैक्चरर ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वार्निंग पे वर्क नहीं किया। उसने क्या किया, उसने जाके जो है सीधा फायर इंश्योरेंस ले लिया। अब फायर इंश्योरेंस लेते ही नेक्स्ट डे क्या हो गया कि उस गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी? यहाँ पे डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट करने से मना कर देगी, क्योंकि रीज़न क्या है कि आपके गोडाउन में ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम थी जिसको आपने ठीक नहीं कराया और आपने इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है उसको छिपा कर रखा। ठीक है, तो मतलब कहने का यही है कि किसी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सीक्रेसी किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंश्योरर हो चाहे वो इंश्योर्ड हो। ठीक है, दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई भी, हम ये कहें कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के गुड फेथ में, मतलब दोनों को एक दूसरे पे विश्वास करके अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करके किसी एक इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में आना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फिर हम क्या बात करते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि मान लीजिए जो इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड मतलब जो कस्टमर है, तो उस कस्टमर का कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या कि कंपनी ने इंश्योरेंस तो दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि XYZ कंपनी है, ठीक है, मैं XYZ मान लेता हूँ। ठीक है, XYZ मेरी इंश्योरेंस कंपनी है। XYZ ने क्या किया है कि मिस्टर PQR, ठीक है, PQR आपके इंश्योर्ड है, तो XYZ ने क्या किया है, PQR को इंश्योर्ड कर दिया है कि भैया अगर PQR आपको लॉस होता है तो हम इंश्योर्ड करेंगे। और PQR को मान लीजिए किसी मिसहैपनिंग की वजह से लॉस हो गया, तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर मस्ट बी अ क्लियर एग्रीमेंट, क्लियर रेशियो। ठीक है, क्लियर रेशियो बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज इंश्योरेबल एंड इंश्योर्ड कंपनी एंड इंश्योरर, मतलब कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योर्ड है, मतलब जो कस्टमर है कंपनी का, दोनों के बीच में इंश्योर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे से 80:20, 80:20, मतलब कि अगर लॉस होता है तो 80% क्या होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको लॉस बियर करना
पड़ेगा, ठीक है। 80-20 इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका यही कहता है कि जो भी अमाउंट आपका लॉस हुआ है, क्या हुआ है, जो भी अमाउंट का आपको लॉस हुआ है तो उस अमाउंट में कुछ मतलब उस अमाउंट का कुछ आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या कि आपको जो है अमाउंट कुछ ना कुछ कंपनसेट आपको करना पड़ेगा, आपको अमाउंट देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड रेशियो रखना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, ठीक है। कंपनी और कस्टमर दोनों के बीच में क्या होना चाहिए कि एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए कि अगर लॉस होता है तो किस रेशियो में जो है कंपनी कंपनसेट करेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और अब हम बात करते हैं इंडेमनिटी की, ठीक है। तो इंडेमनिटी भी आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडेमनिटी आपका यही है कि जो भी लॉस होगा उस लॉस को रियलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब होता है कि एक्चुअल लॉस रियलाइज, एक्चुअल लॉस मस्ट बी रियलाइज, एक्चुअल लॉस मस्ट बी रियलाइज्ड, ठीक है। एक्चुअल लॉस मस्ट बी रियलाइज। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि फायर इंश्योरेंस आपने लिया था, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस की वजह से मतलब फायर की वजह से अगर आपके शॉप में कोई लॉस होता है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को आंख बंद करके किसी भी डील पे साइन कर देना चाहिए कि आप कंपनी को क्लेम कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे 1 लाख का लॉस हुआ है और कंपनी ने आंख बंद करके केवल 10,000 आपको एज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट पास कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक्चुअल लॉस मस्ट बी रियलाइज, कि एक्चुअल लॉस जो है कंपनी को वहाँ जाके एक्चुअल लॉस को देखना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को लॉस हुआ है तो वो लॉस का अमाउंट क्या है। अब देखिए ये इंडेमनिटी जो प्रिंसिपल होता है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस में वर्क नहीं करता है। डू नॉट वर्क इन लाइफ इंश्योरेंस, डू नॉट वर्क इन LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये आपका वर्क नहीं करता, क्योंकि आप किसी इंसान के लाइफ का वैल्यू आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इंडेमनिटी होता है, लेकिन किस केस में, केवल गुड्स के केस में, ठीक है। जो भी आपने गुड्स स्टोर कर रखा है, जो भी फिक्स असेट्स आपने स्टोर कर रखा है, केवल उसके केस में इंडेमनिटी से आप जो है एक्चुअल वैल्यू का पता लगा सकते हो। आप इंडेमनिटी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट आपका बोलता है एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट आपका क्या है, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या है कि एक्चुअल में आपका जो लॉस हुआ है किस रीज़न से हुआ है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है तो तभी इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। जैसे आप समझिए प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट। जैसे आप समझिए कि PQR ऑप्टेड फॉर, PQR ऑप्टेड फॉर मरीन इंश्योरेंस, ऑप्टेड फॉर व्हाट, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। फायर ब्रोक आउट इन शिप ऑन its voyage, marine insurance company refuses to pay. यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए PQR एक कंपनी है, PQR ऑप्टेड फॉर मैरीन इंश्योरेंस। PQR ने क्या किया है, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। फायर ब्रेकआउट इन शिप, ठीक है। मतलब शिप में अचानक से आग लग गई। जब शिप जो है ट्रैवल कर रही थी, अपने वॉयज पे थी, तो उस शिप में अचानक से आग लग गई। तो यहाँ पे जो मैरीन इंश्योरेंस है उसने क्लेम देने से मना कर दिया। तो क्या PQR कंपनी जो है उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रीज़न जो है वो क्या था, एक्चुअल रीज़न था आग लगना, ठीक है। द एक्चुअल रीज़न वॉज फायर, नॉट मैरीन रिलेटेड एक्सीडेंट, ठीक है। मतलब जहाज डूबी नहीं थी, समुद्री
लुटेरों ने जहाज़ पे हमला नहीं किया था या किसी कंट्री ने जहाज़ को अगवा नहीं कर लिया था। तो इसलिए जो है PQR जो है वो क्या है, मतलब अगर मैरीन इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया है तो यहाँ पे जो आपकी PQR कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमको क्या देखना है, हमको देखना है एक्चुअल रीज़न, और इस केस में हमारा जो एक्चुअल रीज़न था वो क्या था, फायर था, मैरीन नहीं था। तो इसलिए मैरीन इंश्योरेंस यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी क्लेम पे करने वाली नहीं है। ठीक है, अब आप समझिए अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मतलब क्या है, हमको एक्चुअल कॉस्ट के साथ वर्क करना है, मतलब हमको एक्चुअल कॉस्ट देखना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट में जनरली क्या है, हम देखेंगे कि जो भी लॉस हुआ है हमारी मतलब हमारे कस्टमर कंपनी को, तो वो किस वजह से हुआ है। अगर वो कॉस्ट जो है हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन है तो तभी हम उसका कंपनसेशन करेंगे, अदरवाइज हम जो है उसका कंपनसेशन नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है सब्रोगेशन। ठीक है, सब्रोगेशन में आप समझिए, अब देखिए सब्रोगेशन में क्या होता है, सब्रोगेशन में जनरली आपका ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आप समझिए, सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सब्रोगेशन ये कहता है कि अगर जैसे मैं बात करूं आप समझ लीजिए, यहाँ पर भी मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, मैं PQR का ही एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, PQR अवेल ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ऑन हिज ट्रक। अगर PQR ने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ले रखा है किस पे, अपने ट्रक पे। ठीक है, ट्रक मेट विथ एन एक्सीडेंट, ट्रक मेट विथ एन एक्सीडेंट and loss realized रुपीज 1 लाख। लॉस रियलाइज कितने का हुआ, 1 लाख का लॉस आपका रियलाइज हुआ। और फिर इसको आगे समझिए कि when company paid the compensation, कंपनी ने जब क्या किया, कंपनसेशन पे कर दिया, द ओनरशिप ऑफ ट्रक, the ownership of truck automatically transferred to इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी मतलब क्या है कि PQR, देखिए PQR ने ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ले रखा था अपने ट्रक पे, और ट्रक जो है एक्सीडेंट से मीट किया, 1 लाख रुपए का जो है लॉस हुआ। तो कंपनी ने जैसे ही कंपनसेशन पे किया, वो ट्रक का क्या होगा, ट्रक जो है ट्रक का ओनरशिप उस PQR कंपनी से किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को। और ट्रांसफर क्यों होगा, इन ऑर्डर। समझिए कि जो PQR कंपनी है, क्या वो अपना दिमाग नहीं लगाएगी, दिमाग लगाएगी ना कि हमको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है, तो क्या मैं ट्रक को स्क्रैप वैल्यू पे नहीं बेच सकता, स्क्रैप वैल्यू पे भी तो कंपनी उठा के बेच सकते हैं ना। मतलब PQR सोचेगा चलो भैया यहाँ से 1 लाख रुपए तो मिल गए, और ट्रक को अगर हम कबाड़ के भी भाव में बेच दें तो कबाड़ के भी भाव में 25-30 हज़ार रुपये तो निकल आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपनी को लॉस तो नहीं होगा, लेकिन PQR को फ़ायदा हो जाएगा। PQR जो है, जो इंश्योरर है, उसको क्या होगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या कि इंश्योरेंस जो दिया जाता है तो वो लॉस को मिटिगेट करने के लिए दिया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए दिया नहीं जाता है। तो इसीलिए जो है जैसे ही प्रॉपर्टी पे, जिस भी प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम होने के बाद उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ताकि जो पार्टी है उसको प्रॉफिट ना हो जाए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, because if this not happens, PQR can avail profit by selling it in scrapping, by selling the truck in scrapping। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस लिया जाता है लॉस को मिटिगेट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। और अगर ऐसा केस होता कि मतलब
पीक्यूआर कंपनी को ट्रक का कंपनसेशन भी मिल जाता और ट्रक भी मिल जाता, तो पीक्यूआर कंपनी क्या करती, ट्रक को उठा के बेच देती और बेच के जो है प्रॉफिट फिर से अर्न कर लेती। और यहाँ पे जो है इंश्योरेंस इसलिए दिया जाता है कि ताकि हम ओनर को जो भी जिसने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसको हम उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकें, उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्रोगेशन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सब्रोगेशन। अब हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन आप समझिए, कॉन्ट्रीब्यूशन में जनरली होता ये है कि कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे आप समझिए क्या हुआ है, ठीक है। जैसे सब कॉन्ट्रीब्यूशन को आप समझिए, पीक्यूआर कंपनी अवेल इंश्योरेंस फ्रॉम थ्री कंपनीज, ठीक है। मतलब पीक्यूआर कंपनी ने क्या कर रखा है, 3 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपए का, बी इंश्योरेंस कंपनी से भी 2 लाख रुपए का, और सी इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए का। सी इंश्योरेंस कंपनी से कितना अवेल कर रखा है, 2 मतलब 1 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट इस कंपनी ने कितना अवेल कर रखा है, 5 लाख। कितने की पॉलिसी है, 5 लाख रुपीज की पॉलिसी है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए कभी कभी कोई बड़ी कंपनी होती है, तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो केवल एक ही कंपनी से इंश्योरेंस नहीं लेती हैं, वो 2 या 2 से अधिक कंपनियों से इंश्योरेंस ले लेती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पीक्यूआर कंपनी की। तो पीक्यूआर कंपनी ने क्या किया है, 3 इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस ले रखा है अलग अलग अमाउंट का, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे लॉस ऑकर कर दिया, ठीक है। लॉस ऑकर्ड रुपीज 2 लाख या 1 लाख मिलता है, ठीक है। तो लॉस ऑकर हुआ कितने का, 1 लाख का। तो अगर लॉस 1 लाख रुपीज का ऑकर हुआ है, तो क्या यहाँ पे ए भी 1 लाख देगी, बी भी 1 लाख देगी और सी भी 1 लाख देगी? नहीं। समझिए, आपने 3 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस जरूर करवा रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस होगा उस लॉस को अपने रेशियो में बेयर करेगी, ठीक है। यहाँ पे समझिए कॉन्ट्रीब्यूशन में यही है कि अगर इन केस ऑफ लॉस, व्हाट, इन केस ऑफ loss, the insurance company, if there are 2 or more than 2 insurance company, they will share the loss in their premium or in their ratio। तो यहाँ पे ये जो 1 लाख का लॉस है, तो यहाँ पे A is to B is to C, A is to B is to C, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 2 is to 2 is to 1। यहाँ पे लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 is to 2 is to 1। तो A share in loss, A share in loss is equal to 2 lakh into 2 by 5, 1 lakh, sorry, 1 lakh by 2 by 5, B's share in loss is equal to 1 lakh into 2 by 5 और C share in loss is equal to 1 lakh into 1 by 5। मतलब क्या है कि ओनर को, मतलब पीक्यूआर को इंश्योरेंस क्लेम तो मिलेगा, लेकिन किस रेशियो में, उस रेशियो में जिस रेशियो में इसने क्या कर रखा है, इसने जो है इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। उसी रेशियो मिलेगा जिस रेशियो में इसने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है। तो कितना कितना मिलेगा इसको, 40,000 और 20,000। भले ही ए बी सी तीनों से इसने 2 लाख 2 लाख और 1 लाख का क्लेम कर रखा है, लेकिन जब लॉस होगा तो एक्चुअल लॉस क्या होगा, एक्चुअल लॉस विल बी डिवाइडेड इन रेशियो। जो भी एक्चुअल लॉस होगा क्या होगा, रेशियो में डिवाइड होगा। तो यही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि इन केस when there are 2 or more than 2 insurance companies who are there to minimize the loss, mitigate the loss, so there must be, that loss must be shared among the insurance company in their ratio। किसमें, उसके रेशियो में शेयर होगा। आई थिंक सो दैट आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे और बात करते हैं मिटिगेशन पे। मिटिगेशन प्रिंसिपल आपका ये कहता है, मिटिगेशन प्रिंसिपल जो है, तो मिटिगेशन प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि इन केस ऑफ लॉस, मतलब अगर लॉस हो रहा है और अगर जो कंपनी है उसको पता है, मतलब जो भी इंश्योरर है और जो भी इंश्योर्ड है उसको पता है कि लॉस हो रहा है, तो उसको टेंशन फ्री होकर नहीं सोना चाहिए। मतलब क्या है कि पीक्यूआर कंपनी को पता है कि भैया उसके गोदाम में आग लगी है, तो पीक्यूआर जो है वो घोड़े बेच के नहीं सोएगी कि भाई मुझे क्या, अगर आग लगी है तो लगे रहने दो,
कंपनी तो है ही, मैंने इंश्योरेंस करा ही रखा है, इंश्योरेंस के लिए मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए बात को कि मिटिगेशन में क्या है कि जिस भी पार्टी ने इंश्योरेंस ले रखा है, क्या जिस भी पार्टी ने इंश्योरेंस ले रखा है उसको टेंशन फ्री नहीं होना है कि भाई लॉस हो रहा है होने दो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पार्टिकुलर पर्सन को जो है मतलब उस कंपनी को जो है लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर आग लगी है तो उसको वहाँ पे टाइम पे जाके आग बुझाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप सो दैट एट द एंड ऑफ लेक्चर you are able to understand the meaning of insurance, the function of insurance and the principle of insurance. Okay, in next video lecture we will talk about, you can say that, what the different types of insurance. Okay, so till then stay home, stay safe, God bless you all.